नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्तेश और बॉलीवुड के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस एशिया रह चुकी जानी मानी एक्ट्रेस, एथलेट और एक्टिविस्ट आकांक्षा सिंह जी। आकांक्षा सिंह जी काफी सारे एडवर्टाइजमेंट में काम कर चुकी है और वे कैनेडियन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी है और बहुत जल्द उनकी तेलुगु फिल्म रिलीज भी होने वाली है। आकांक्षा जी एक जी। एक्टिविस्ट के तौर पे मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस लाने के लिए एक कैंपेन चला रही है और इस कैंपेन के लिए इन्होंने 12 घंटे तक कांस्टेंट ट्रेडमिल के ऊपर रन भी किया है। और आकांक्षा जी और भी शहरों में अपनी इस मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस लाने की मुहिम के लिए जुड़ भी रही है। तो आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या। तो आकांक्षा जी, सबसे पहला मैं आपको ये सवाल पूछूंगा कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आप मिस एशिया बनी, उसके बाद कैसे आपने फिल्मों में एड्स में वगैरह में काम किया और किस तरह से उसके बाद एक एथलीट और एक्टिविस्ट के तौर पे आप काम कर रही हैं। तो उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। 2017 में मैंने पार्टिसिपेट किया था मिस एशिया के लिए एंड ये जो कंपटीशन था ये साउथ कोरिया में था। तो ओके। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वहां पे गई थी और 23 कंट्रीज थी जो पूरे एशिया से वहां पे कंपटीशन में आई थी। एंड दैट इज व्हेन आई गॉट द थर्ड रनर अप इन द पैजेंट एंड आफ्टर दैट माय जर्नी हैज स्टार्टेड। उसके बाद काफी रिनाउंड डिजाइनर्स के साथ काम किया, देन काफी अच्छे लोगों के साथ काम किया, कमर्शियल एड्स, एंड देन अब क्या है ना कि आप जिस ग्रुप में रहने लगते हैं, आप जिन लोगों से मिलने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको रास्ते अपने आप ही मिलने लगते हैं। तो उसी तरीके से मैं कनेक्टेड होती गई एंड देन ऑडिशंस के थ्रू मुझे काफी काम मिला। उसी के थ्रू मुझे मेरी पहली मूवी मिली। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हर तरीके से एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड कि आई एम लिविंग माई ड्रीम। अब मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो सच में जो सपना देखते हैं उसको जीते हैं, और उसके जरिए आप पैसा कमा सके तो और भी अच्छा हो जाता है। सही है। जी जी। तो आकांक्षा जी, आज से 5 साल पहले जब 2017 के अंदर आपने मिस एशिया का कंपटीशन जीता, तो वो टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे थे और क्या प्लान उसके बाद अपने लिए आपने सोचे थे? अब एक्चुअली मैं ना जब बहुत छोटी थी तब मैंने प्रियंका चोपड़ा मैम उनको देखा था क्राउन पहनते हुए एंड उनका जो एक्सप्रेशन था, आंखों में पानी था, तो मुझे ये लगा कि इतनी खुशी का मौका है, आंखों में आंसू कैसे आ सकता है, लाइक रोना तो नहीं चाहिए। बट देन जब खुद मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला और मेरे सर पे जब क्राउन पहनाया जा रहा था, तो बिना मुझे पता भी नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे। तो आपने पूछा कि कैसा महसूस हुआ, ऑनेस्टली मैं उस खुशी को, उस प्राउड मोमेंट को शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती, पर मैं बिल्कुल आई एम ऑन द सेवेंथ स्काई दैट टाइम। एंड उसके बाद मेरी, मैं कहूंगी कि उसके बाद मेरी फिटनेस की जर्नी भी शुरू हुई, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, वैसे तो हेल्थ का ध्यान सबको रखना चाहिए, आपका प्रोफेशन कुछ भी सही हो, बात है। बट हमारा प्रोफेशन थोड़ा ऐसा है कि पब्लिक के नजरों में ज्यादा रहते हैं, और थोड़ा अपने आप को आप जितना मेंटेन करते हैं आप उतना लंबा भी काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। सो दैट इज हाउ माय हेल्थ जर्नी हैज स्टार्टेड। और उसके बाद करते 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 पैंडेमिक का टाइम आया, सब बंद हो गए, कोई शूट नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, लगभग 1.5-2 साल ऐसे ही रहा। एंड यही पैंडेमिक के दौरान मैंने हेल्थ, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जो मुझे खुशी देती थी, ये करते 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 कब मेरी बॉडी इतनी ट्रांसफॉर्म हुई कि मैं एज अ फिटनेस एथलीट में रिप्रेजेंट करने लगी। काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे करते ही, मेरा प्लान नहीं था, आई हैवंट प्लान कि मैं एक्टिंग से फिर एथलीट चली जाऊंगी। सो इट इज समथिंग दैट हैपेंड टू मी एंड आई एम ग्लैड दैट इट हैपेंड टू मी। ओके। तो आप मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आप एक एक्टिविस्ट के तौर पे अभी काम कर रही है और उसके जी लिए आप बहुत कुछ कर रही है। तो जी। कैसे आपको ये लगा या कौन से इंसिडेंट के बाद आपको ये महसूस हुआ कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में समाज में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए? मेरी जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरी मदर है, जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि
मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है, जैसे पैंडेमिक के दौरान ही उन्होंने बोला कि लोग इतनी सारी बीमारियां जिनके बारे में इतने ध्यान से बात करते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उन चीजों उन बीमारियों को काफी अवेयरनेस करती है, लेकिन कोई डिप्रेशन के बारे में बात ही नहीं करता है, कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करता। ये वर्ड हल्का जरूर है, क्योंकि हम अपने कॉमन लाइफ में कैसे यूज कर लेते हैं, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ आज, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, एंजाइटफुल हूँ। लेकिन ये किस ये कब आपका मेडिकल बन जाएगा, ये कब आपको बहुत सीरियसली घेर लेगा और आपके नेगेटिव थॉट्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले ना। डिप्रेशन जो जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, उसमें बात ये होती है कि पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशन पे। जैसे बोलते हैं ना कि तुम नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचो। अब ये तो वो बात हुई ना कि आपका कोई आपकी उंगली कट गई और आपको बोल रहा है अरे सोचो मत, देखो मत, ये ऐसी तुम्हें वहम है। तो फिर वो मेंटल हेल्थ जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो बहुत गहरी चोट देती है। तो जिसकी वजह से पैंडेमिक, एक्चुअली मैं कहूंगी कि पैंडेमिक ने मेरी सोच को, मेरे नजरिए को, मेरी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा चेंज किया है। और इसके बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मैं भी बहुत सीरियसली लेती नहीं थी, क्योंकि मुझे भी ये था कि डिप्रेशन है, दवाइयां लेंगे ठीक हो जाएंगे, एंड देन ठीक 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 ठाक सोचिए। लेकिन नहीं, जब मैं फिर, क्योंकि मेरा फैमिली के साथ बहुत टाइम बीता, तब मुझे पता चला कि ये ऐसी बात नहीं है और इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी छोटे ही स्तर पर सही, पर एटलीस्ट कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके बारे में मैसेज पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैं और मेरी सिस्टर करते हैं अवेयरनेस के लिए, इसलिए हम लोग ऐसी प्लेसेस चूज करते हैं। जैसे मैं हैदराबाद में भी थी, जो सबसे बिजिएस्ट प्लेस हो, लाइक पार्क्स हो गए, तो मैं सुबह सुबह 6 बजे जाके पार्क के बाहर खड़ी हुई हूँ प्लैक कार्ड लेके। एंड पीपल आर, हाँ, मैं कोई टीम नहीं, कोई आजू बाजू नहीं, तो मुझे लगा कि मुझे जो करना है वो करना है। अभी लोग कुछ भी कहे, मैं अपना अवेयरनेस करना चाहती हूँ, मैं इस बारे में पैशनेट हूँ, मैं इसके बारे में जागरूकता फैलाना चाहती हूँ, वॉट एवर इट टेक्स। तो मैं अपना प्लैक कार्ड लेके खड़ी हो जाती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि एटलीस्ट वो मुझसे आके बात ना भी करें तो वो पढ़ के उनके दिमाग में कुछ तो हो। इसीलिए मैं हैदराबाद में भी जितनी बिजी जगह हो सकती है वहां गई। मुंबई में भी मैंने जानबूझ के मरीन लाइंस, बैंडस्टैंड, कार्टर रोड, जुहू बीच, बिकॉज ये सबसे ज्यादा बिजी प्लेसेस होती हैं। Yeah. जी। तो जो इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है, वहां पे स्ट्रेस ज्यादा रहता है। जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री आप पकड़ लो, तो उसके अंदर आर्टिस्ट को दिन भर काम करना पड़ता है। अगर शूटिंग रहता है तो उसका भी स्ट्रेस होता है, और शूटिंग नहीं भी रहता है तो ये भी स्ट्रेस होता है कि कल शूटिंग मिला है, परसों नहीं भी मिलेगा, तो ये भी उनका रहता है। तो इसके वजह से जो लोग फिलहाल बॉलीवुड में काम कर रहे हैं या जो लोग राइट। यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनको क्या फॉलो करना चाहिए जिसके वजह से वो स्ट्रेस से अपने आप को बचा सके, या कौन सा रूटीन फॉलो करे तो जिसके वजह से उनको मेंटल स्ट्रेस का सामना ही ना करना पड़े? सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तब ये सिचुएशन तब आती है जब हमें खुद पे शक होता है, जब हम खुद रेडी नहीं होते हैं। आई गेस रेडी होना किसी, क्योंकि ये टैलेंट है, ये स्किल है। जैसे आप डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, जैसे आप लॉयर की पढ़ाई करते हैं, एमबीए की पढ़ाई करते हैं, इसी प्रकार इसकी भी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। काफी लोगों को एक्चुअली, वो लोग काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं जो सोचते हैं कि मुझसे लाइफ में और कुछ नहीं हो रहा है, चलो एक्टिंग कर लेते हैं। इसको बहुत ही फन तरीके से लिया जाता है और टाइम पास वाली चीज समझी जाती है कि और कुछ नहीं तो एक्टिंग ही सही। और सच्ची बताऊं तो मुझे इस रवैये से बहुत चिढ़ आती है, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ एक्टिंग को लेकर, और कोई इसको इतना लाइटली लेता है। वही लोग हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आप हर वो चीज कर पा रहे हैं जो एक डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर आपसे मांग रहा है, हो सकता है आज नहीं 2 साल बाद आपको काम मिले। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। एक तो आप अपने टैलेंट पे काम करते रहिए, दूसरा पेशेंस रखिए। आज नहीं तो कल इंडस्ट्री में सबके लिए जगह है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, अनटिल अनलेस आपने ठान ही ना लिया हो कि मेरे को हीरो ही बनना है, मुझे हीरोइन ही बनना है।
आप एक्टर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो देयर इज एम्पल ऑफ वर्क, पेशेंस एंड या लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यस। सही बात है। तो मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या करती है, किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती है? मैं दो चीजें करती हूँ। एक, मुझे वर्कआउट करना वैसे भी बहुत पसंद है, बिकॉज हमारे आसपास की सारी चीजें, हमारे इमोशंस, वो सब एनर्जी हैं। आप उस एनर्जी को कहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, या आप उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, बहुत मैटर करता है। एंड डेफिनेटली आप खुश होते हैं आप तब भी वर्कआउट अच्छा करते हैं, आप दुखी होते हैं आप तब भी वर्कआउट अच्छा करते हैं। तो वो एक, तो वो स्ट्रेस बस्टर मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, मैं पॉजिटिविटी के ऊपर किताबें बहुत पढ़ती हूँ, जिससे मुझे यकीन होता है कि अगर मैं अपना दिमागी, अपना एनवायरनमेंट ही अगर नेगेटिव कर लूंगी और नेगेटिव सोच सोच के अपने आप को डुबाती जाऊंगी, तो मैं सोल्यूशन भी नहीं सोच सकती हूँ। सही सो बात है। आई लुक इट एट अ वे कि ये प्रॉब्लम है, डू आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट? इफ यस, व्हाट कैन आई डू? इफ नो, व्हाट कैन आई डू? तो वैसी एक चीज है। तो किताबें ओके। पढ़ना और वर्कआउट करना, ये दो चीजें मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो हमारे भारत के अंदर काफी सारे ऐसे फैमिली है जिनके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसे पेशेंट होंगे जो मेंटल हेल्थ का सामना कर रहे हैं, या कोई से भी घर में किसी के अंदर साइलेंटली इसके सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। तो यस। घर वालों को उनके ऊपर क्या करना चाहिए, किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो किस तरह से उनको उनकी केयर लेनी चाहिए? डिप्रेशन, एक तो इंसान को, आपको, मुझे, किसी को भी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है, बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है। शायद आप एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता वैसा फील करेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन फर्क समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्लिनिकल डिप्रेशन में कब आपको उसको प्रोफेशनल हेल्प देनी है। जब इसको बहुत लंबा वक्त हो जाता है, कई महीने निकल जाते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ असर नहीं कर रहा, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आपको ऐसे सिम्टम लग रहे हैं, प्लीज हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल हेल्प की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब ये आपके हाथ से निकल चुका है, अभी आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अभी ओनली प्रोफेशनल्स कैन हेल्प यू। थेरेपिस्ट आपको कई ऐसी चीजें बताएगी, एक्सरसाइज बताएगी, कई तरीके की ऐसी चीजें बताती, जरूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन ही लेनी पड़े। वो बहुत सीवियर केसेस में है जहां सच में आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन शुरू शुरू में ही थेरेपिस्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। सो अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आप उभर ही नहीं पा रहे हैं अपने डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से, तो आई गेस यू शुड गो फॉर अ न्यूरो, यू शुड गो एंड विजिट साइकाट्रिस्ट। और सही डॉक्टर मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरी मदर के केस में शुरू के 4-5 साल बहुत वेस्ट हुए। हमें सही डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज ज्यादातर लोगों को ये भी ये तक नहीं पता है कि जाए कहाँ। हम बोल तो रहे हैं कि प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, लेकिन डॉक्टर कौन? तो साइकाइट्रिस्ट जो डॉक्टर है वो ध्यान रखता है। ओके। तो आकांक्षा जी, आप काफी अच्छी एथलेट है और आपने इसके जुड़ी हुई काफी सारे कंपटीशन भी आपने जीते हैं, और ये मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए आपने कॉन्स्टेंटली 12 घंटे तक ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ा भी है। तो जी। आप अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती है, और मेंटल हेल्थ से जो लोग भी लड़ रहे, जो लोग उसका सामना कर रहे, उसके लिए अपनी फिटनेस को अच्छे से मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, वो बहुत ही जरूरी होता है। या जिनको नहीं भी है वो लोग भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोग भी इससे बच सकते हैं। तो आपका फिटनेस सीक्रेट क्या है, और कौन सी टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे जो उनको अपने एक्सरसाइज रूटीन में ऐड करनी चाहिए, जिससे वो लोग इस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से बनाए रख सकते सबसे पहले, जब हम एक्सरसाइज या वर्कआउट की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको जिम में ही जाना हो। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी आप पकड़िए जिसमें आपका मन लगता हो। वो कुछ जुम्बा हो सकता है, डांस हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। दूसरा, खाना, उसको नाप के खाइए। मैं अगर दिखाऊं तो मेरे किचन में अभी छोटी सी वेइंग स्केल है, मैं उसके ऊपर नाप के खाना खाती हूँ। और उसके बाद से जो मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हुई है, पहले मैं करती थी कि 100 ग्राम लगभग, इतना एक होता है ना, हम आंखों से अंदाजा लगाते हैं, नहीं प्लीज आंखों से अंदाजा मत लगाइए। आंखें पेट से बड़ी होती हैं।
आप वेइंग स्केल रखिए, आपके आप जो खा रहे हैं खाइए। जब मैं डाइट की बात कर रही हूँ, एक तो डाइट से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं कौन सी फैंसी चीजें खानी पड़ेंगी और कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। आप वही नॉर्मल दाल चावल सब्जी सोया जो भी आप जो भी आप लेते हैं उसको बस नाप के खाइए एंड यू विल बी सॉर्टेड। और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आधा घंटा भी करेंगे आप, ट्रस्ट में आपको इतना मजा आएगा कि वो कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, यू विल ऑल्सो नॉट नो। और यही बात थी कि मैंने सोचा कि मैं इतना फिटनेस में हूँ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग सो फिट एंड नॉट यूजिंग योर फिटनेस इनटू समथिंग एल्स। सो दैट इज द रीजन कि मैं कैसे अपनी फिटनेस को मेंटल फिटनेस के साथ जोड़ करके इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। सो मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करूँ। तो आपकी सिस्टर जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो उनके पास से तो आपको खाने से रिलेटेड काफी सारी एडवाइस मिलती होंगी, तो उसमें से आप कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके कि कौन सा खाना उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या खाना है वो तो सबको पता ही है, लेकिन कौन सा अवॉइड करना चाहिए। स्प्राउट्स एक तो बहुत ज्यादा हाई रेटेड खाना बोलते हैं ना कि स्प्राउटेड दाल खाइए, चावल खाइए, सॉरी दाल, स्प्राउटेड दाल चने जो होते हैं उसको अवॉइड कीजिए, वो बहुत ब्लोट करते हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है कि वो आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। कोई भी खाना रॉ फॉर्म में नुकसानदायक ही होता है, चाहे वो सब्जी हो या चिकन हो या कुछ भी मीट हो। एंड ऑफ कोर्स शुगर, आप शुगर को, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको शुगर को बाय बाय करना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, शुगर को बाय बाय कीजिए और अपना खाना बराबर नाप के खाइए। एंड यस, मेरी सिस्टर ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो तो घर पर ही रहती है, तो मतलब सवाल ही नहीं होता है कि मैं चीटिंग कर सकूं कुछ भी। और क्योंकि मेरे कंपटीशन चलते रहते हैं फिटनेस के, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा अपने आप रहती हूँ, लाइक आई एंजॉय ऑल्सो। मैं हॉलीडेज वेकेशन सब एंजॉय करती हूँ, बट अभी आदत हो चुकी है। एंड ड्रिंक वाटर, ये पानी को बेचारे को इतना बदनाम करके रखा है कि पानी से जब मेरा कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैं बिल्कुल पानी नहीं छोड़ती हूँ। आई जस्ट ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। सो यस, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, अवॉइड स्प्राउट्स एंड अवॉइड शुगर, 3 थिंग्स। और जंक फूड के बारे में आपका क्या विचार है, क्योंकि काफी टीनेजर्स भी इसे देख रहे होंगे। जंक फूड के लिए आपको क्या लगता है कि मैं क्या कहूंगी कि हाँ हाँ खाइए? ऑफ कोर्स, जंक फूड बहुत ही एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि उसको खाने से ना आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन वही सेटिस्फैक्शन, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हर चीज एनर्जी है, अगर आप उसी सेटिस्फैक्शन जो आपको फील होता है वो आप किसी और चीज में, किसी प्रोडक्टिव चीज में अगर लेंगे तो वो वैसे नहीं होता। और एक टाइम के बाद आपका खुद ही जंक फूड की तरफ इतना मन नहीं होता है, क्योंकि आप इतना अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे होते, इतना हेल्दी खा रहे होते, कुछ वक्त के बाद आपकी एपेटाइट खुद ही कम हो जाती है और आप चाह कर के भी बहुत ज्यादा कोई जंक फूड खा नहीं पाएंगे। सो डेफिनेटली जंक फूड से तो आपको जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए। ओके, तो आप ये जो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जो अवेयरनेस का कैंपेन चला रही है, तो जी, उसके अंदर आपको लोगों से और गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आपको चाहिए। मुझे लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप डिप्रेस्ड हैं तो उसके बारे में बात करें, शेयर करें, क्योंकि उस शेयरिंग से काफी चीजें हल हो सकती हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसी बात हो जो फैमिली को आप ना बता सकते हो, झिझकते हो, फ्रेंड से नहीं बता सकते, लेकिन एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होता ही इसीलिए है। मेरी मदर खुद जाती है थेरेपिस्ट के पास और वो किसी को कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं कि पेशेंट के और उनके बीच में बात क्या हुई। एंड देन गवर्नमेंट से जो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप HIV के बारे में उन्होंने इतना अच्छा अवेयरनेस क्रिएट किया, कैंसर के बारे में वो इतना अच्छा क्रिएट करते हैं, इतनी फैसिलिटीज देते हैं, तो प्लीज डिप्रेशन के बारे में आई डोंट नो गवर्नमेंट उतनी बात क्यों नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट ही, वो इतनी इन्फ्लुएंशियल एंटिटी है, अगर वो ही इसके बारे में बात करेगी, अवेयरनेस करेगी, तो शायद मेरा काम भी आसान हो जाएगा। बिकॉज अभी तो मैं और मेरी सिस्टर ही करते हैं, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी कोई NGO नहीं है। तो जितना हमसे हो पाता है, जितना हमें समय मिल पाता है, हम करते हैं इस चीज के लिए। लेकिन सोचिए अगर गवर्नमेंट ही ये चीज करेगी, उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं,
तो बहुत समय नहीं लगेगा लोगों को ये समझने में कि डिप्रेशन कोई टैबू नहीं है। डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सनकी हैं या आप में दिमाग कम है। डिप्रेशन का सिर्फ मतलब ये है कि आप, ये किसी भी एक फिजिकल बीमारी की तरह है जिसका इलाज बिल्कुल बराबर से मौजूद है, एंड इट इज क्योरेबल। ओके, तो अपनी इस मुहिम को आप आगे ले जाने के लिए आपका आगे और क्या प्लान है? आप किस तरह से इसको और आगे ले जाना चाहते हैं? आई गेस अगर मैं अवेयरनेस को और बड़ा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा हो, तो डेफिनेटली मुझे इसमें गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत चाहिए। और उसके अलावा अगर बड़ी बड़ी जो एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर अगर वो उनके साथ मैं काम कर सकूं, तो डेफिनेटली मैं इस चीज को और बड़ा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है। ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि एक दिन मुझे आइडिया आया और चलो कर लेते हैं, ये मैं अपने घर में देख चुकी हूँ। क्योंकि इससे सिर्फ वही नहीं जूझता है जिसको डिप्रेशन है, इससे वो लोग भी जूझते हैं जो उस पेशेंट के फैमिली वाले हैं। आप मतलब मैं स्कूल से जब घर आती थी और देखती थी कि मम्मी लेटी हुई है अंधेरा करके, और वो बिना किसी रीजन के रो रही हैं, तो आप ये सोचिए कि एक बच्चा अगर अपनी माँ को इस तरीके से देखेगा, कहीं ना कहीं वो मुझे भी बहुत हिट करता था। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी इस अवेयरनेस को क्रिएट करने में, दैट वुड बी सो नाइस, दैट वुड बी अमेजिंग। सही बात है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही है और आप एक्ट्रेस बने और यहाँ तक आप पहुंच भी गए हो बड़े लेवल तक, तो आपका रोल मॉडल कोई रहा है? और रहा है तो कौन है? मेरे रोल मॉडल एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा रही हैं, बिकॉज उन्होंने शी एक्चुअली ब्रोक द सीलिंग ग्लास। उन्होंने सारे जो एक बंधन होते हैं, जो एक एज अ वुमेन जो आपको फेस करने को मिलता है, उन्होंने वो सारे रूल्स ब्रेक करके आज वो जहां पर पहुंची हैं, जिस तरीके की मेहनत वो करती हैं, मतलब मैं उनको देख के कभी कभी ऐसे लगता है उनके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, और वो तो ट्रैवल भी करती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो या मैं क्यों नहीं वो करता? तो उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर 10% भी मैं उनके तरीके से उतनी मेहनत कर सकूं, उतनी एनर्जी मेरे अंदर हो, तो मतलब मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊंगी। तो इसीलिए मैं सब करती हूँ। मैं फिटनेस में भी हूँ, मैं एथलीट भी हूँ, मैं एक्टिंग में भी हूँ, मैं डांसर भी हूँ, मैं परफॉर्म भी करती हूँ, और मैं एक्टिविस्ट भी हूँ, मेंटल हेल्थ में भी हूँ। तो मुझे लाइफ में मुझे सब करना है, तो तो वही मेरी रोल मॉडल है। तो आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए और आपके कॉलेज के दिनों में के बारे में बताइए। मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मतलब इतना हो जाता था कि मैं एटलीस्ट एक क्लास से दूसरी क्लास में चली जाऊं। अच्छा। तो 90s वाली लिस्ट में मैं कभी भी नहीं रही। आई वॉज ऑलवेज इन द 70s, एट द मैक्स 80s, बस। उसके अलावा स्कूल में आई वाज आल्सो स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। मैंने बास्केटबॉल भी काफी खेला है। फिर मुंबई आ गए, तो फिर वो थोड़ा रह गया। एंड कुछ भी हो, ड्रामा हो या फिर डिबेट हो या डांस हो, मतलब मैं अपने क्लास से ज्यादा तो स्टेज पर ही रहती थी। सो आई गेस वो शुरू से ही एक स्टेज पे रहने वाली, सेंटर ऑफ अटेंशन रहने वाला वो एक कीड़ा शुरू से ही था। ओके। एंड आई वॉज फेवरेट ऑफ माई प्रिंसिपल्स एंड माई टीचर, सबसे। मतलब कुछ भी कोई इवेंट होता था या कहीं कुछ भी कोई कंपटीशन होता था, वेयर इज आकांक्षा, वो मुझसे पूछते भी नहीं थे और वो मेरा नाम ऑलरेडी लिख रजिस्टर देते कर थे। देते थे। जी। या। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि काफी सारी लड़कियां हैं जो जी। इस इंडस्ट्री में आना चाहती है और आपकी तरह आगे बढ़ना चाहती है और आपकी तरह बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहती है, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? वर्क ऑन योर टैलेंट, सिंपल एज दैट। वर्क ऑन योर टैलेंट एंड हैव पेशेंस। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात कर सकती हूँ। देखिए, बाकी को तो मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकती, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आपको काम आपके ही टैलेंट की वजह से मिलता है। किसी और की बातों में आना या खाम खा का अपना टाइम वेस्ट करना प्लीज मत कीजिए। आप जितनी टैलेंटेड होगी, क्योंकि ये जो फिल्म मेकिंग है, इट्स अ बिजनेस। कोई भी ऐसे ऐसे इंसान को कास्ट नहीं करेगा जिसको एक्टिंग के टाइम पे ए भी नहीं आता है।
आप टैलेंटेड होंगे ना तो आज नहीं तो कल आपको काम मिल ही जाएगा, लोग आपके पीछे आएंगे। सो जस्ट वर्क ऑन योर टैलेंट एंड बी पेशेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स। सही बात है। तो मैं काफी सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर पे बात करती है कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, तो पेरेंट्स उनको ये बोल के टाल देते हैं कि ये इंडस्ट्री आपके लिए सही नहीं है, सेफ नहीं है। तो मैं आपको एक लड़की के तौर पे पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने एक लड़की के तौर पर यहाँ पे काम भी किया और इतने बड़े लेवल तक आप पहुंची भी। जी जी जी। देखिए आपको ना हर तरीके के लोग हर जगह मिलते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं। सिर्फ इंडस्ट्री क्या है ना, थोड़ी ज्यादा ग्लैमराइज्ड है, तो बातें ज्यादा बनती हैं। आपको लोग हर जगह हर तरीके के मिलेंगे। ऑफ कोर्स मेरे भी एक्सपीरियंसेस थोड़े अच्छे रहे हैं, मतलब काफी अच्छे रहे हैं और थोड़े खराब रहे हैं। लेकिन आप कैसे हैंडल करते हैं, सबसे अच्छी बात जो मैं बताती हूँ, यहाँ पे कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता जब तक आप ही की तरफ से कुछ इंडिकेशन ना आए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। लाइक सही। आपको ऑफ कोर्स आपको ऑफर किया जाता है, आपकी तरफ आपके साथ फ्लर्ट किया जाता है, बट देन हाउ डू यू डील विद दैट? नोबडी विल फोर्स देमसेल्व्स ऑन यू, इट इज एब्सोल्युटली ऑन यू। और इनफैक्ट आजकल तो इतनी अच्छी चीज हो गई है कि ऑनलाइन आजकल हर चीज ऑनलाइन पे है। आपको अपना शहर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारे बड़े बड़े कास्टिंग वालों को आप फॉलो कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा टिप मैं दे रही हूँ। जो भी कास्टिंग वाले हैं उन सबको आप फॉलो कीजिए, और जो भी वो कास्टिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, अगर आप फिट होते हैं, फटाफट से, कैमरा तो आजकल सबके पास है, अपना ऑडिशन बनाइए, भेजिए। उनको आप अच्छे लगेंगे तो वो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो आपको बुलाएंगे। सो ऑनलाइन के जमाने में आपको डरने की जरूरत नहीं है कि लड़की है, बाहर जाएगी तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। और इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कोई फोर्सफुली कोई कुछ नहीं करता है, अनटिल अनलेस यू डोंट अलाउ टू डू दैट। या। और एक्टिंग का तो काफी सारे लोगों को पता है कि भाई ऑडिशन दो और आपको काम मिलता है, लेकिन आपने जिस तरह से मिस एशिया का कंपटीशन जीता, तो काफी सारी लड़कियों का एक ड्रीम होता है कि इस तरह उन्हें भी कोई भी ब्यूटी पेजेंट को जीतना है। तो अगर उसके करेक्ट। लिए कोई लड़की को आगे बढ़ना है, तो उनको कौन सी एज से ये स्टार्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जो भी रिक्वायरमेंट, किसी भी कंपटीशन की रिक्वायरमेंट, पहली एज जो होती है वो होती है 18+। अगर आप 18+ हैं तो आप किसी भी कहीं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऑफ कोर्स आप अगर किसी ऐसे बड़े कंपटीशन का हिस्सा हैं जो आपको डायरेक्टली इंडस्ट्री से कनेक्ट करवाता है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज हो ही जाती है। एंड यही मेरा, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी यही सोचा था कि सबसे पहले मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा करना है कि मैं एटलीस्ट उन लोगों के सराउंडिंग्स में आ जाऊं। कम से कम मैं एटलीस्ट बड़े बड़े, क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। सो हमेशा से मुझे डिजाइनर्स के लिए चलना और कपड़े पहनना बहुत, तो वो कैसे मिल सकता है, आप मॉडल हैं या आप मिस इंडिया या ऐसे बन जाए तो थोड़ा हो तो जाता है, लेकिन थोड़ा क्या है ना, ड्यूरेशन कम हो जाता है आपके स्ट्रगल का। सो अबव 18 अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अगर ये की कनेक्शन है, कोई फला फला इसलिए जीत गया कि उसके कॉन्टैक्ट्स थे, उसके कनेक्शन थे, पैसे दिए गए हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं काफी शोज का हिस्सा भी रह चुकी हूँ, कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ, चाहे वो ब्यूटी पैजेंट हो या फिर फिटनेस का हो। प्योरली प्योरली मैं अपने ही बलबूते पे जीती हूँ, किसी के साथ कोई कनेक्शन, कांटेक्ट, पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉर्म भरिए, आप अच्छे हैं तो आपको ले लिया जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने तेलुगु मूवी के लिए जो मेरी रिलीज होने वाली है, बिकॉज उसमें जो मैंने कैरेक्टर निभाया है वो काफी नहीं, वो बिल्कुल अलग है मुझसे। मतलब मैं कॉइन का ये अलग हिस्सा हूँ और वो अलग हिस्सा है, बिल्कुल जी ग्लैम है। गांव की लड़की है, तो वहाँ जो गांव की जो लड़की होती है उसका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, उठना बैठना, सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तो वो करने में मुझे बहुत मजा आया। और दूसरी बात, मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं करना पड़ता था। तो लाइक वो जब भी बोलते थे कि शॉट रेडी है, हम लोग शूट कर रहे हैं,
आई वाज जस्ट रेडी, एक चुटिया बनाई नॉर्मल और जस्ट रेडी। तो एक वो बात बहुत अच्छी थी, तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज उसके बाद मुझे लगता है कि मैं एज एन एक्टर अपने आप को स्टैब्लिश और भी ज्यादा कर पाऊंगी, और काफी और कैरेक्टर्स मुझे करने को मिलेंगे। ओके, तो अभी आखिरी दो सवाल बाकी है, तो उसमें से मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जाते जाते जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं उनको आप जी, मेंटल हेल्थ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बोलूं कि आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ये कीजिए, तो ये तो सबको पता है। मेरे बोलने से तो सबको याद नहीं आ जाएगा कि अरे अपना ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप बहुत लंबे समय से डिप्रेस चल रहे हैं तो उसको, उसके बारे में प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, इट विल हेल्प यू। भले ही एक सेशन लीजिए लेकिन हेल्प लीजिए। एंड दूसरी बात, आप जितना अपने फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, कोई तो ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास कोई ना हो अपनी बातें शेयर करने के लिए। आप अगर अपने बोलते, सिंपल सी चीज है, आप अपने दुख को बांटते हैं तो वो कम होता है, सुख को बांटते हैं तो वो बढ़ता है। तो शेयर कीजिए और प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, बस ये दो चीजें और करनी है। ओके, और काफी सारे आपके फैंस जो यहाँ पे इसको देख रहे हैं और उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रिंट मीडिया में भी आपका ये इंटरव्यू जाने वाला है और उसको देखने वाला है, तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नया साल मुबारक हो, एंड आई विश यू ऑल अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। दूसरी बात, अपने ऊपर विश्वास रखिए, बस आप दुनिया जीत सकते हैं। जिस दिन आपने, आपके लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत मौके आते हैं जो हमें तोड़ते हैं, जो हमें अपने ऊपर ही शक दिलाते हैं, लेकिन नहीं, आप जितना अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं अपने साथ हूँ तो मैं सब कुछ पा सकता हूँ। जहां आपने खुद के ऊपर शक किया तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, और ये शब्दों की तरह मत लीजिए, इसको सच्ची में अप्लाई कीजिए, एंड यू विल रॉक द वर्ल्ड। तो आकांक्षा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सेम बहुत हियर। धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। और मैं चाहूंगा, मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप आगे बढ़ते रहे, नए नए प्रोजेक्ट करते रहे, इस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मुहिम को आगे बढ़ाते रहे और मेरे साथ लाइव चैट सेशन में जुड़ते रहे। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, और थैंक यू। मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहना भूल गया था, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके लिए काफी सारी खुशियां और कामयाबी लेके आए।